नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा चीन ने हमारी जमीन ले ली, क्या ये भी एक्ट ऑफ गॉड है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बोले ओवैसी, कहा क्या मोदी सरकार ने भारत की जमीन सरेंडर कर दी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मीडिया ट्रायल पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, कहा पत्रकारिता से पहले करें आपराधिक सुनवाई का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कंगना रनौत की गुलामी करके देश की गोदी मीडिया देश के साथ गद्दारी कर रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, चीन ने हमारी जमीन ले ली, क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के मध्य सीमा पर तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह अपने ट्वीट में लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है या फिर इसे भी एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के अलावा कोरोना वायरस, रोजगार, निजीकरण, परीक्षाओं, जीडीपी में गिरावट, अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में भी चीनी घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में कांग्रेस के सांसदों की बैठक हुई। बैठक में संसद के आगामी सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में तय किया गया कि चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेरा जाए। बैठक में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अभी तक भारतीय जमीन पर चीनी घुसपैठ की बात नहीं कबूली है, प्रधानमंत्री को इस मामले पर जवाब देना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद बोले ओवैसी, क्या मोदी सरकार ने भारत की जमीन सरेंडर कर दी। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान को लेकर सरकार पर हमला किया है। तनाव को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समक्ष वांग यी ने मॉस्को में बृहस्पतिवार को बातचीत की। इस बातचीत में तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति बनी है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत के अधिकार का समर्पण कर दिया है। विदेश मंत्री ने चीन से अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के लिए क्यों नहीं कहा। ओवैसी ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में लिखा, हमने विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान को देखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल से पहले वाली स्थिति में आने के बारे में क्यों नहीं कहा, या फिर क्या विदेश मंत्री भी अपने बॉस पीएमओ इंडिया से सहमत हैं कि कोई चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, क्या मोदी सरकार ने 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत के अधिकार का समर्पण कर दिया है। चीन चाहता है कि बॉर्डर पर तनाव के बीच निवेश, कूटनीति और बाकी सभी चीजें बनी रहें। भारत को इस पर सहमत नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया ट्रायल पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, कहा पत्रकारिता से पहले करे आपराधिक सुनवाई का कोर्स। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया ट्रायल पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को पत्रकारिता से पहले आपराधिक सुनवाई का कोर्स करना चाहिए। टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी और उनके न्यूज चैनल द्वारा की जा रही समानांतर जांच पर कोर्ट ने सवाल उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब को हिदायत दी है कि वो पत्रकारिता करते समय संयम से काम ले, किसी भी केस को कवर करते समय अपनी भाषा का ध्यान रखे। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी भी प्रकार से मीडिया को चुप कराने की कोशिश में नहीं है, लेकिन किसी भी केस की जांच की शुद्धता का ध्यान मीडिया को रखना चाहिए। पत्रकारिता से पहले आपराधिक मुकदमे का कोर्स करना चाहिए, उसके बाद ही पत्रकारिता करनी चाहिए। कोर्ट का कहना है कि जब पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी जाती है तो मीडिया समानांतर जांच नहीं कर सकता। कोर्ट ने साल 2017 के निर्देश का हवाला देते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि मीडिया किसी भी आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकता, न ही किसी आरोपी के दोषी होने पर जोर नहीं दे सकता। जोर ही दे सकता है जिस केस में ट्रायल चल रहा है, उस केस को मीडिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक कवर करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने 400% बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम, अब यात्रियों को चुकाने होंगे इतने पैसे। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने गुरुवार को प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहना है कि इस कदम से रेलवे प्लेटफॉर्मों पर भीड़ बढ़ने को रोका जा सकेगा। चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए की गई है। एक विज्ञप्ति में दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में अस्थायी वृद्धि की गई है। नई दर क्रांतिवीर
जहांगीरा, संगोली, रायन्ना, सिटी रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु छावनी और यशवंतपुर रेलवे स्टेशनों पर लागू होगी। 12 सितंबर से बेंगलुरु डिवीजन से 7 जोड़ी ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। यह पहले से ही जारी विशेष ट्रेन सेवाओं के अतिरिक्त होंगी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मानना है कि प्लेटफॉर्मों पर भीड़ रोकने के लिए आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। यह कोविड-19 के फैलने पर रोक लगाने में भी मददगार होगा। पुणे में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को कोरोना वायरस महामारी के शुरुआती दिनों से ही नियंत्रित करता आया है। इससे पहले पुणे रेलवे डिवीजन ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया था। इस संदर्भ में रेलवे प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वाले लोगों पर रोक लगाना है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ई टेंडर घोटाला, शिवराज सरकार में जांच हुई धीमी। 6 महीने बाद भी नहीं मिली 42 टेंडरों की टेक्निकल रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले की जांच ने एक समय प्रदेश की राजनीति में खलबली मचाई थी। अब उस जांच की गति धीमी हो गई है। कारण है कि ईओडब्ल्यू को सेंट्रल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स से टेंडर से जुड़ी टेक्निकल रिपोर्ट न मिलना। 6 महीने पहले ईओडब्ल्यू की टीम दिल्ली पहुंची थी, लेकिन उसे टेक्निकल रिपोर्ट नहीं मिली। अब फिर से ईओडब्ल्यू इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए दोबारा दिल्ली स्थित इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस के दफ्तर जा सकती है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के दौरान 9 टेंडर को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। उस दौरान से इस रिपोर्ट को केंद्रीय एजेंसी से मांगा जा रहा था। 1 साल गुजरने के बाद भी रिपोर्ट ईओडब्ल्यू को नहीं मिली है, उसे एजेंसी को भेज दिया गया है। ऐसे में उन टेंडरों में हुए घोटालों की जांच रुक गई है, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि ईओडब्ल्यू की प्राथमिक जांच में हुई थी। जब तक टेक्निकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ईओडब्ल्यू इन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव ही बैठेंगे, बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की राजद से नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अनंत सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री मान लिया है। इस बार वे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी ही बैठेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि बस औपचारिकता ही बची है, जल्द ही पूरे मामले का औपचारिक ऐलान करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार से रिश्ते खराब होने के बाद से ही अनंत सिंह लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। वैसे यह पहले से ही तय नजर आ रहा है कि अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस बार राजद की टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सत्ता की कुर्सी पर उन्हें काबिज करेंगे। अनंत सिंह ने कहा कि इस बार वे उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं एलजेपी का सुर ना बिगाड़ दे 143 सीटों का राग, सियासी गणित में फिट नहीं बैठ रहे मंसूबे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा लेने वाली लोक जनशक्ति पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा भले न कर रही हो, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि उसके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को ना तो एनडीए कोई तवज्जो दे रहा है और ना ही महागठबंधन। एलजेपी की कमान संभाले युवा चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए हैं। हर तरह से दांव आजमा चुकी एलजेपी। बिहार में एलजेपी हर तरह से दांव आजमा चुकी है, अकेले भी लड़कर व गठबंधन के सहारे भी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। पिछले 15 साल में हुए 4 चुनावों में एलजेपी के आंकड़े ऐसे नहीं रहे जो उसे सहयोगियों पर दबाव बनाने की स्थिति में ला सके। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में लालू विरोधी लहर के दौरान जरूर वह कुछ फायदे में रही, जिसमें 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 29 सीटें जीतने में सफल रही। अब तक के सर्वाधिक 12.62% वोट भी उसी चुनाव में मिले। हालांकि वह जीत काम नहीं आई, सरकार ही नहीं बनी और विधानसभा भंग कर दी गई। इस बार चुनावी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मुखर होते रहे हैं। उनकी पार्टी हर मौके पर नीतीश का विरोध करने से नहीं चूक रही है। वे नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से पक्ष में नहीं है। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात भी हुई। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पार्टी में जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात भी चर्चा में आई, जबकि सहयोगी बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा बार बार कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी बिहार चुनाव में सुशांत सिंह और चीन के मुद्दे को भुना रहे हैं नीतीश कुमार, पप्पू यादव। जी हां दोस्तों, जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से सीधा सवाल है कि वर्चुअल रैली में आप किस मुंह से उस पर सवाल उठाएं जिसका पांव पकड़कर सरकार बनाए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सुशांत मामले में जिसने साजिश रची उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी लोग भी हैं, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और चीन के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 साल के बिहार को इस हालात में लाने के लिए दोनों भाई जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा स्किल पर खर्चा करेंगे। 6 महीने के अंदर लाखों छात्र को रोजगार नहीं दिया तो रिजाइन दे दूंगा। उन्होंने कहा कि ITI के करीब 40 लाख बच्चे अब आज बेरोजगार हैं। हर साल करीब 30 लाख बच्चे ITI से निकलते हैं। उन्हें 2016 से 2020 तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिले हैं। तंज भरे लहजे में पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ और कोरोना ने आम जीवन को तबाह कर दिया है। आपदा के समय घरों से नहीं निकलने वाले लोग अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुवंश प्रसाद सिंह के RJD से इस्तीफे के बाद लालू ने लिखी चिट्ठी, बोले आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक पत्र लिखा है। लालू ने कहा है कि रघुवंश बाबू पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर बैठकर बात करेंगे। लालू ने ये भी लिखा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार की सुबह लालू को 30 शब्दों की चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसी के जवाब में लालू ने उन्हें चिट्ठी लिखी है। रांची स्थित होटवार जेल के अधीक्षक की अनुमति से पत्र मीडिया में जारी हुआ है। रांची से रघुवंश प्रसाद सिंह को भेजी गई चिट्ठी में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे वो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे और मेरे परिवार के साथ ही राजद परिवार भी आपको स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। लालू आगे लिखते हैं, 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक में मिल बैठकर विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठ के बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपका लालू प्रसाद। दिल्ली स्थित एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार की सुबह लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने छोटे पत्र में लिखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच क्या बातचीत हुई, जानिए मीटिंग की इनसाइड बातें। जी हां दोस्तों, बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस को गिराने के बाद उपजे विवाद ने महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इंडिया टुडे टीवी के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में एक प्रमुख भागीदार एनसीपी चीफ शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान कहा कि कंगना रनौत की टिप्पणियों के नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। कल शाम हुई मुलाकात में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि अगर नजरअंदाज कर दिया जाता तो यह मुद्दा किसी भी अनुपात में न उभर पाता। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कहा कि कार्रवाई की जरूरत थी। ठाकरे ने साफ किया कि महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा सुशांत सिंह राजपूत की मौत, कोविड-19 महामारी और पालघर लिंचिंग सहित विभिन्न मुद्दों पर कंगना रनौत जैसे प्यादों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र की सरकार को जानबूझकर निशाना बना रही है। शरद पवार से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सभी की छवि को जानबूझकर कलंकित किया जा रहा है, हमें अब इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि कठोर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे। इस बैठक में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी मौजूद रहे। इस दौरान तमाम मुद्दों के साथ ही कंगना रनौत मामले पर भी चर्चा हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में उतरे किसान, कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 किया ब्लॉक। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों ने केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में जमकर बवाल काटा है। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे 44 को भी ब्लॉक कर दिया। कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पीपली मंडी परिसर में किसान बचाओ रैली बुलाई गई, जिसमें प्रदेश भर के किसान जुटे। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने इस रैली के लिए अनुमति नहीं दी थी, जबकि महम विधायक बलराज कुंडू को भी समर्थकों सहित हिरासत में लिया गया। दरअसल कुरुक्षेत्र के पीपली में किसान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसको लेकर प्रदेश भर के किसान नेता काफी समय से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए थे। यही नहीं, इस रैली का हिस्सा बनने के लिए एक दिन पहले ही किसान अपने घरों से निकल पड़े थे, लेकिन कुछ किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान कई जगह पर किसानों को हिरासत में भी लिया गया, जबकि इस दौरान किसानों ने विरोध किया तो पुलिस को उन पर लाठियां भाजनी पड़ी। हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों का जमकर विरोध कर रहे हैं, जबकि इस दौरान उन्हें राज्य की कई पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। कानून के मुताबिक पहले हर व्यापारी केवल मंडी से ही किसान की फसल खरीद सकता था। अब व्यापारी को इस कानून के तहत मंडी के बाहर से फसल खरीदने की छूट मिल जाएगी। अनाज, दालों, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर करके इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। कांग्रेस नेता बोले 12 करोड़ रोजगार देने थे, 14 करोड़ छीन लिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने चंद मित्रों की बात सुनते हैं और उनका विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा मोदी से अपने हक का रोजगार और उज्जवल भविष्य मांग रहा है, पर पीएम चुप हैं। युवाओं की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने अन्य ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। पार्टी के स्पीक अप फॉर जॉब्स अभियान के तहत उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार की नीतियों के कारण करोड़ों नौकरियां चली गईं और जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट आई। इसने भारतीय युवाओं के भविष्य को कुचल दिया है। कांग्रेस नेता ने लोगों से सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग से जुड़े इस अभियान के समर्थन की अपील करते हुए कहा, सरकार को विवश करिए कि वह युवाओं की आवाज सुने। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस अभियान के तहत ट्वीट कर दावा किया, मोदी जी, आपने युवाओं को बरगला कर सत्ता हथियाई थी। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था। 6 साल में 12 करोड़ रोजगार देना तो दूर, 14 करोड़ रोजगार छीन लिए और भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा, युवा अब जाग गया है और जवाब मांगता है। सिंहासन खाली करो, युवा आता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगस्त से भी भयंकर सितंबर। देश में कोरोना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 24 घंटे में 95,735 केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस के 95,735 नए सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 44,65,863 हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या 91,919,018 है, जबकि अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 34,71,783 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख रोजाना की ओर बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है, क्योंकि दुनिया भर किसी अन्य देश ने कोरोना के 1 लाख मरीजों का आंकड़ा पार नहीं किया है या इसके करीब भी नहीं आया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश की कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सुधार हुआ है। मंत्रालय के अनुसार मरीजों के ठीक होने की दर 77.77% है। वहीं यह भी कहा कि बुधवार तक 61% मामले केवल 5 राज्यों से रिपोर्ट किए गए थे। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को स्वास्थ्य की रक्षा का महत्व सिखाया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश तथा ग्रामीण इलाकों की ओर विशेष ध्यान देते हुए मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने बताया कि साप्ताहिक आधार पर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जुलाई के तीसरे हफ्ते में 1,53,118 थी, जो सितंबर के पहले हफ्ते में बढ़कर 4,84,068 पहुंच गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्ट्रेस कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कथित तौर पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के एक वकील की शिकायत के आधार पर कंगना के खिलाफ विक्रोली पुलिस थाने में बुधवार को मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, वकील नितिन माने ने अपनी शिकायत में कहा कि एक्ट्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया और अपने फेसबुक अकाउंट पर वह वीडियो अपलोड किया। जोन 7 के पुलिस उपायुक्त बी प्रशांत कदम ने कहा, एनसी दर्ज करने के बाद हमने शिकायतकर्ता से अदालत का रुख करने को कहा है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। माने ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि पुलिस के एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के बाद वह मुख्यमंत्री का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ अदालत में अवमानना का मामला दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के बारे में कंगना के एक हालिया बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने दावा किया था कि वह मुंबई में असुरक्षित महसूस करती हैं। इसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने उनसे मुंबई वापस नहीं आने को कहा था। राउत के इस बयान के बाद एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी। एक्ट्रेस बुधवार को ही अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से मुंबई लौटी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिवसेना से टकराव के कारण महाराष्ट्र सरकार उन्हें निशाना बना रही है। शिवसेना नीति बीएमसी ने बुधवार को एक्ट्रेस के बांद्रा स्थित बंगले में किए गए कुछ अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में शिवसेना प्रमुख एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उन्होंने वीडियो में कहा, उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता, ये जो आतंक है, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं।
करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा हैं, किसी का घर नहीं ढह सकता। बीजेपी को आपका जवाब, सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने के फैसले पर बीजेपी को जवाब दिया है। आपका कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा हैं, किसी का घर नहीं ढह सकता। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में नोटिस लगा रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि उनका घर ढह दिया जाएगा। ये नोटिस मानवता के खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल जिंदा हैं, किसी का घर नहीं ढहेगा। राघव चड्ढा ने कहा, मैं ये नोटिस फाड़ता हूं और हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को कहता हूं, आपका बड़ा बेटा अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत से लेकर सड़क तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हित की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जो कुछ भी करना पड़े, आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।